हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षित एकेडमी। शिक्षित एकेडमी में आपका स्वागत है। तो मैं आपको कल के वीडियो में झारखंड बोर्ड से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, वो मैंने टोटल 20 क्वेश्चन दिए थे और मैंने आप लोगों को बोला था कि 20 क्वेश्चन और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के तौर पे दूंगा। तो ये जो क्वेश्चन है वो झारखंड बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं इस पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के पास टाइम कम है और अभी मुझे सिर्फ क्वेश्चन करवाने हैं, ठीक है। आने वाला टाइम में मैं आप लोगों को हर चीज़ के बारे में अच्छे से डिस्कस करूँगा। तो अभी सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, ताकि अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसका आंसर हम दे सकें। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा व्यक्तित्व बहुउद्देशीय नदी परियोजना के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। बहुउद्देशीय परियोजना उन क्षेत्रों में जल लाती है जहाँ जल की कमी होती है। बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब होता है कि ऐसी परियोजना जो बहुत ही उद्देश्य के लिए की जाती है, जैसे कि डैम का निर्माण किया जाता है किसके लिए, बिजली उत्पादन के लिए, मछली पालन करने के लिए, सिंचाई के लिए और अगल बगल में जो जल की कमी होती है उसको पूरा करने के लिए। तो बहुउद्देशीय परियोजना सिर्फ एक कमी के लिए नहीं की जाती है, ठीक है। किसी क्षेत्र में किसी एक चीज़ की कमी के लिए बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण नहीं किया जाता है। सेकेंड है बहुउद्देशीय परियोजना जल भराव, ठीक है, सॉरी, बहुउद्देशीय परियोजना जल बहाव को नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू पाती है। हाँ, ये एक ऑप्शन हो सकता है कि बहुउद्देशीय परियोजना जो है जल बहाव को नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू होती है। जो बहुउद्देशीय परियोजना होती है, जो डैम में बनती है, वो बाढ़ को काबू करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। बाकी उस बाढ़ को काबू करके पानी स्टोर करके मतलब या जल स्टोर करके उसका यूज किया जाता है बिजली उत्पादन में या मछली पालन में या सिंचाई में। थर्ड, बहुउद्देशीय परियोजना से बृहद स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है। ये भी सही है कि बहुउद्देशीय जो परियोजना है उससे बहुत से ऐसे चीज़ है जिसका विस्थापन होता है और आजीविका भी खत्म होती है। जैसे मान लीजिए कि कहीं पर भी बहुउद्देशीय परियोजना बनता है तो वहाँ पे जो ज़मीन होती है या खेती के लिए होती है तो वो उसमें चली जाती है, जिससे क्या होता है, बहुत लोगों की आजीविका खत्म होती है। नेक्स्ट है बहुउद्देशीय परियोजना हमारे उद्योग और घरों के लिए विद्युत पैदा करती है। ये सही बात है क्योंकि अगर डैम वगैरह बनता है तो उससे क्या होता है कि हमारे घरों में विद्युत पैदा करने के लिए बनाया जाता है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा जो ऑप्शन है वो बहुउद्देशीय नदी परियोजना के पक्ष में नहीं है। तो वो कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन इसमें बहुउद्देशीय परियोजना उन क्षेत्रों में जल आती है जहाँ जल की कमी होती है, ये इसके पक्ष में नहीं है क्योंकि बहुउद्देशीय परियोजना सिर्फ जल की कमी के लिए नहीं बनाई जाती है। 20 नंबर क्वेश्चन मैंने करवा दिया था। 21, हाँ 21 नहीं करवाया था। 21 क्वेश्चन क्या है, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। तो किसी देश का विकास किस आधार पर, मतलब कि अगर किसी देश का विकास होता है तो किसके आधार पर हम लोग निर्धारित करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है प्रति व्यक्ति आय। अगर प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है, प्रति व्यक्ति आय अगर ज़्यादा है तो उससे क्या होता है कि देश को टैक्स जाता है और देश को टैक्स जाता है तो क्या होता है, देश का विकास होता है। सेकंड है औसत साक्षरता दर। अगर लोग एजुकेट होंगे, साक्षरता दर का मतलब लोग अगर पढ़ेंगे लिखेंगे साक्षर होंगे तो उससे भी क्या होगा, देश का विकास होगा, ठीक है। थर्ड है लोगों की स्वास्थ्य स्थिति। अगर लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होगा, अगर लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होगा तो क्या होगा, वो काम अच्छे से कर सकेंगे, उससे भी क्या होगा, देश का विकास होगा। तो इसमें 21 का ऑप्शन कौन सा होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। मान लीजिए कि किसी देश में 4 परिवार हैं, किसी देश में 4 परिवार है, इन परिवार के प्रति व्यक्ति आय ₹5000 मतलब 5000 रुपया है। अगर 3 परिवारों की आय क्रमशः 4000, 7000 और 3000 है तो चौथे परिवार की आय क्या होगी। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो चार परिवार है, 4 परिवार का आय कितना है, प्रति व्यक्ति आय 5000 है, ये एवरेज दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम 4 को 5000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल कितना आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा। और फिर बाकी 3 परिवारों का जो आय है वो तीनों परिवारों का आय को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे और इसमें से माइनस कर देंगे। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, 20,000 प्लस ये कितना हो गया, 4000, 7, 7, 4, 11, 11 और 3, 14,000। तो 14,000, 20,000 में 14,000 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 6,000 आ जाएगा। तो राइट ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, 6,000 हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव विकास रिपोर्ट देश की तुलना किस आधार पर की जाती है।
ये क्वेश्चन मैंने करा दिया था। इसका ऑप्शन क्या होगा? स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रतियोगिता तीनों पे की जाती है। इसका ऑप्शन क्या होगा? घ नंबर होगा। नेक्स्ट है, एक वर्ष में पैदा हुए प्रति 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों की संख्या क्या कहलाती है? तो हम लोग अगर देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर 1000 जीवित बच्चों में से 1000 टोटल जीवित बच्चा, 1000 जो टोटल जीवित बच्चा पैदा लिया, तो उसमें से अगर 1 वर्ष की आयु से पहले जो मर जाते हैं, जिसका एज 1 वर्ष से पहले होता है, ठीक है, वो अगर मर जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? उस बच्चे की संख्या को क्या कहलाती है? तो शिशु मृत्यु दर, मातृत्व मृत्यु दर या औसत जन्म दर। तो ये एक्चुअली बच्चे होते हैं, 1 साल से कम शिशु बोलते हैं। तो शिशु जो मर, इसमें क्या पूछा है? जो मर जाने वाले बच्चों की संख्या। तो ये इसका ऑप्शन कौन सा होगा? शिशु मृत्यु दर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनों उत्पादकता संग्रह करना किस क्षेत्र की गतिविधि है? ये वन का उत्पादक जो संग्रह करता है वो किस क्षेत्र की गतिविधि है? द्वितीयक है, तृतीयक है, प्राथमिक है या चतुर्थक है? तो ये संग्रह करना ये कौन सा में आता है? प्राथमिक में आता है। कौन सा आता है? प्राथमिक में। वे क्षेत्र जो सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं, सरकार द्वारा पंजीकृत मतलब सरकार के द्वारा रजिस्ट्रेशन होता है और उन्हें सरकारी नियमों और विनियमों का अनुपालन करना होता है। मतलब सरकार के द्वारा ही रजिस्ट्रेशन होता है और सरकार के द्वारा ही उसे नियम का और विनियम का पालन किया जाता है। मतलब जो भी कुछ किया जाता है वो सरकार के नियमों का पालन किया जाना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो वो सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं है। कोई भी चीज़ अगर सरकार के द्वारा पंजीकृत है तो सरकार का जो भी नियम कानून है उसके द्वारा चलता है। ठीक है। तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन कौन कौन सा दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र, संगठित और असंगठित दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो वैसे क्षेत्र जो सरकार के नियमों का पालन करते हैं वो क्या कहलाते हैं? संगठित क्षेत्र कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? संगठित क्षेत्र कहलाते हैं। ठीक है। मैं इसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो लंबा हो सकता है, इसलिए मैं आपको सिर्फ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ और उसके ऑप्शन करवा रहा हूँ। थोड़ा बहुत डिस्कस मैं करूँगा लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं करूँगा क्योंकि अभी आप लोगों को सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने की ज़रूरत है ताकि एग्ज़ाम में आप लोगों को अच्छे मार्क्स आ सकें। तो 27 नंबर देखते हैं। रमेश, सुरेश, नरेश और राकेश 4 भाई हैं। रमेश, सुरेश, नरेश और राकेश 4 भाई हैं। रमेश खेती में काम करता है, सुरेश किसी फैक्ट्री में मजदूरी करता है, नरेश एक शिक्षक है और राकेश एक टैक्सी ड्राइवर है। मतलब कि रमेश, सुरेश, नरेश और राकेश 4 भाई हैं। रमेश क्या करता है? खेती करता है। सुरेश किसी फैक्ट्री में मजदूरी करता है। नरेश एक शिक्षक है और राकेश एक टैक्सी ड्राइवर है। तो इनमें से किसके कार्य सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? मतलब किसका ऐसा कार्य है जो सेवा के क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो सुरेश और नरेश, सुरेश नरेश क्या करता है? खेती करता है और नरेश क्या करता है? शिक्षक है। सेकेंड है सुरेश और राकेश, थर्ड है नरेश और राकेश और फोर्थ है चारों भाई। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? नरेश और राकेश, क्योंकि नरेश क्या करता है? एक शिक्षक है। तो ये शिक्षक पढ़ाना क्या एक तरह का सेवा है। और राकेश क्या करता है? एक टैक्सी ड्राइवर। तो टैक्सी ड्राइवर भी एक क्या तरह का सेवा है। लेकिन खेती और फैक्ट्री ये क्या है? ये दूसरों के लिए, खेती तो खुद के लिए करते हैं तो ये सेवा नहीं हो गया। और फैक्ट्री में मजदूरी करता है तो मजदूरी का मतलब क्या हो गया कि फैक्ट्री में लोग सैलरी के बेसिस पे काम करते हैं। तो सेवा में कौन सा पे? शिक्षक हो गया, मतलब किसी को पढ़ाना, ठीक है, वो एक तरह से सेवा हो गया। और टैक्सी ड्राइवर में पैसे मिलते हैं लेकिन ये भी एक तरह सेवा हो गया, मतलब किसी को सेवा प्रदान करते हैं, किसी को सर्विस देते हैं। तो ये सर्विस किसी दूसरे को दे रहे हैं। लेकिन ये जो है खेती करना, ये किसी को सर्विस नहीं दे, ये खुद के लिए कर रहे हैं। और फैक्ट्री में जो मजदूरी कर रहा है वो ये किसी को सर्विस नहीं दे रहा है, ये फैक्ट्री के द्वारा इसे मजदूरी पे रखा गया। तो ये कोई किसी तरह का सेवा नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा होगा? गा नंबर। नेक्स्ट है, रोहन एक अकुशल बेरोजगार युवक है। वह रोजगार की गारंटी देने वाली सरकारी योजना मनरेगा के तहत अपना पंजीयन कराता है। रोहन को वर्ष में कितने दिनों की रोजगार की गारंटी मिलेगी? तो मनरेगा योजना में कितने दिनों के लिए रोजगार की गारंटी मिलती है ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है। तो अगर कोई भी अकुशल बेरोजगार है तो उसको मनरेगा के तहत अपना पंजीयन करवाता है तो उसे मतलब कितना दिन के अंदर गारंटी मिलेगी कि उसे रोज़गार मिल जाएगा?
तो वो होता है ऑप्शन नंबर 3 100। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खेत में लक्ष्मण और उसके परिवार के 4 व्यक्ति काम करते हैं। एक खेत में लक्ष्मण और उसके परिवार 4 व्यक्ति काम करते हैं, जिसमें सालाना 20 क्विंटल गेहूं का उत्पादन होता है। लक्ष्मण के चचेरे भाई करण ने 1 वर्ष तक लक्ष्मण और उसके परिवार साथ मिलकर कार्य किया, परंतु उस वर्ष कुल उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई। करण की परिस्थिति को किस श्रेणी में रखा जाएगा? मतलब कि एक खेत में लक्ष्मण और उसके परिवार 4 व्यक्ति काम करते हैं, जिसमें सालाना 20 क्विंटल गेहूं का उत्पादन होता था, लेकिन लक्ष्मण के चचेरे भाई करण ने 1 वर्ष तक लक्ष्मण और उसके परिवार साथ मिलकर कार्य किया, परंतु 1 वर्ष तक कार्य किया, परंतु उस वर्ष कुल उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई। तो करण की परिस्थिति को किस श्रेणी में रखा गया है? तो करण का प्रश्न मौसमी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, शहरी बेरोजगारी या शिक्षित बेरोजगारी। तो मौसमी बेरोजगारी तो मौसम के वजह से होता है। शहरी बेरोजगारी जो शहर में जो बेरोजगारी होता है शहरी बेरोजगारी करते हैं। शिक्षित बेरोजगारी जो लोग एजुकेट होने के बाद बेरोजगारी होते हैं तो उसको शिक्षित बेरोजगारी करते हैं। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन नहीं होगा, तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? प्रच्छन्न बेरोजगारी। इसमें ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा? प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो इस तरह से हम लोग एक एक क्वेश्चन करते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम उत्पाद की ही गणना क्यों की जाती है? मतलब अंतिम उत्पाद होता है उसकी गणना क्यों जाती है? फर्स्ट ऑप्शन बेरोजगारी से बचने के लिए, सेकेंड दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए, थर्ड है अधिक लागत की समस्या से बचने के लिए, या फोर है इनमें से कोई नहीं। तो बेरोजगारी से बचने के लिए तो ऐसा तो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड है दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए। तो दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए तो ऐसा नहीं हो सकता है। दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए, क्योंकि अगर बार बार गणना करने में भी प्रॉब्लम है। ठीक है, अधिक लागत की समस्या से बचने के लिए, अधिक लागत की समस्या से बचने के लिए, तो ये भी तो ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए। क्योंकि अगर लास्ट में इसलिए किया जाता है, अंतिम में इसलिए किया जाता है ताकि बार बार हमें गणना ना करना पड़े। गणना मतलब बार बार हमें काउंट ना करना पड़े, इसलिए अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम उत्पाद की ही गणना की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी के संबंध में निम्न से कौन कथन असत्य है? सत्ता की साझेदारी मतलब सत्ता मतलब क्या होता है? जैसे जो हमारे नेता लोग हैं, ठीक है, उन लोग सत्ता की साझेदारी के संबंध में निम्न कौन कथन असत्य है? कौन कथन असत्य है? सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए लाभकर है। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए लाभकर है? नहीं है, क्योंकि अगर साझेदारी होगा तो वो साझेदारी में सही से काम नहीं होता है, और सही से काम नहीं होगा तो देश का विकास नहीं होगा। इससे सामाजिक समूह में टकराव का आदेश घटता है। इसमें सामाजिक समूह के टकराव का आदेश घटता है। यह अस्थिरता एवं आपसी फूट को बढ़ाती है। सत्ता में लोगों को भागीदारी बढ़ाती है। सत्ता में लोगों की भागीदारी बढ़ाती है, ये तो नहीं हो सकता। यह अस्थिरता एवं आपसी फूट को बढ़ाती है, यह हो सकता है। इसमें सामाजिक समूह में टकराव का आदेश घटता है, नहीं, इसमें सामाजिक समूह का टकराव का आदेश घटता है, ऐसा नहीं होता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन, या अस्थिरता में आपसी फूट को बढ़ाती है, ये सही नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि अस्थिरता और आपसी फूट को बढ़ाती है, यह असत्य है, ये ऐसा नहीं होता है। निम्न नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में कौन बेल्जियम का एक भाषाई समूह नहीं है? तो इसमें ये क्वेश्चन क्या है कि बेल्जियम का एक भाषाई समूह क्या नहीं है? फ्रेंच नहीं है, डच नहीं है, स्पेनिश नहीं है, जर्मन नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है क्या है? स्पेनिश। बेल्जियम का एक भाषाई समूह क्या नहीं है? स्पेनिश नहीं है। नेक्स्ट है, स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद श्रीलंका में किसे राजभाषा घोषित किया गया? मतलब श्रीलंका जब स्वतंत्र राष्ट्र बना उसके बाद राजभाषा किसे घोषित किया? तमिल को, हिंदी को, पाली को और सिंहली को। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सिंहली को। इसके बाद आता है क्वेश्चन 34 नंबर कि श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? श्रीलंका जो है वो स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? 1945 में, 1947 में तो इंडिया बना था, 1946 में या 1948 में?
तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन संघवाद की एक विशेषता नहीं है। संघवाद का मतलब संघवाद क्या होता है, जो देश के लिए सोचता है, तो वो कौन ऐसा विशेषता नहीं है। यहाँ सरकार 2 या अधिक शस्त्रों वाली होती है, अलग अलग स्तर की सरकार एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है, विभिन्न स्तरों की सरकार अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं होते, अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकार की व्याख्या करने का अधिकार है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है कौन सा है, 3rd नंबर, विभिन्न स्तरों की सरकारी के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं है होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 36 क्वेश्चन। ठीक है, 36 क्वेश्चन है, निम्न में कौन भारत की अनुसूचित भाषा के रूप में शामिल नहीं है। कौन भारत का कौन सा ऐसा भाषा है जो अनुसूचित भाषा के रूप में शामिल नहीं है। अरबी, संथाली, मैथिली या असमिया। तो मैथिली तो है, असमिया भी है, संथाली भी है। तो इसमें इसका राइट ऑप्शन कौन सा है, अरबी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 37, निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है। सम्मिलित मतलब कौन सा सही नहीं है। ठीक है, या दोनों में जो दो जो दिए हुए हैं वो दोनों में कौन सा सही नहीं है, दोनों एक दूसरे से आपस में कौन सा मेल जोल नहीं खाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है राज्य सरकार और राज्य सूची, ये तो खाते हैं। केंद्र और राज्य सरकार समवर्ती सूची, ये भी खाते हैं। केंद्र सरकार संघीय सूची, ये खाते हैं। स्थानीय सरकार अवशिष्ट अधिकार, तो ये अलग है, ये हम नहीं पढ़ते स्थानीय सरकार के बारे में। हम राज्य सरकार, केंद्र सरकार और केंद्र और राज्य सरकार के बारे में, मतलब राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघीय सूची, यही 3 चीज़ के बारे में हमारे संविधान में बताया गया है। ठीक है, संविधान में बताया कि राज्य सरकार राज्य सूची के अंदर आता है, केंद्र और राज्य सरकार समवर्ती सूची के अंदर आता है, केंद्र सरकार संघीय सूची के अंदर आता है। तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा, ये होगा 4th नंबर। भारत में विकेंद्रीकरण के संबंध में कौन सा सत्य है। अब स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से करना संवैधानिक बाध्यता नहीं है। वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया। कम से कम 1/4 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। पंचायत और नगर पालिका चुनाव करने के लिए राष्ट्रीय चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया। तो इसमें कौन असत्य है, तो इसमें जो असत्य है वो कौन सा है, पंचायत और नगर के चुनाव करने के लिए राष्ट्रीय चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया, ये सही नहीं है। सॉरी, क्वेश्चन क्या पूछा, भारत में विकेंद्रीकरण के संबंध में कौन सत्य, यही सत्य है। ठीक है, ये सत्य है। कम से कम 1/4 भाग महिला के लिए आरक्षित है, ये सही नहीं है। वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया, ये भी सही नहीं है। अब स्थानीय स्वशासी निकायों को चुनाव नियमित रूप से करना संवैधानिक बाध्यता नहीं है, ये भी सही नहीं है। तो राइट ऑप्शन कौन सा है, 4th नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है। इसमें भी सेम क्वेश्चन है, वर्ग विशेष के हित समूह, किसी विशेष तबके या समूह के हितों को बढ़ावा देने वाले संगठन। राजनीतिक दल, ऐसा संगठन जो राजनीतिक सत्ता पाने की गरज से लोगों को लामबंद करता है। आंदोलन, किसी सामाजिक समस्या के समाधान के लिए चलाया गया एक ऐसा संगठन जिसमें संगठित संरचना को भी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। और दबाव समूह, राजनीतिक में सीधे भाग लेते हैं। तो जो लास्ट ऑप्शन है वही राइट होगा, ये सही नहीं है। दबाव समूह राजनीति में सीधे भाग नहीं लेते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है 40, निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है। तो निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है, नर्मदा बचाओ आंदोलन एक मुद्दे पर आधारित आंदोलन है। नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है, एक मुद्दे पर आंदोलन, ये तो सही है। खाद्य विकास का संघ दबाव समूह है। तृणमूल कांग्रेस राजनीतिक दल है। श्रीलंका संघात्मक शासन प्रणाली है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा है, 4th नंबर। तो मैंने आपको इस वीडियो में टोटल 20 क्वेश्चन कराया। ठीक है, और ये जो झारखंड बोर्ड है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आप लोग 2 से 3 बार आप लोग वीडियो को देखें बार बार और क्वेश्चन को करें, ताकि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो
बेटर से बेटर जा सके और आप लोग का अच्छे मार्क्स आ सके। ठीक है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द प्रोवाइड कराऊंगा। लेकिन उसके पहले अगर आपको वीडियो को अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो का लुत्फ़ उठा सके और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सके। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द ही सामाजिक विज्ञान पे लाऊंगा, जिसमें और 40 क्वेश्चन कराऊंगा। इसमें और क्या कितना कराऊंगा, 40 क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को देखें और अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू।